केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले तो देखो अपन यहाँ पर एकदम इसका बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो इन सभी के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करते। तो सबसे पहले तो देखिए केमिकल बॉन्ड है वो कब तो फॉर्म होता है और उसकी क्या डेफिनेशन है, एनर्जी का क्या रोल होता है, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको देखो मैं अंडरस्टैंड कराने के लिए अपन कंसीडर कर रहे हैं कि अपने पास क्या है, 2 एटम्स है। और एटम मैंने कौन सी लिए, सिमिलर मीनिंग ए, और ए क्या है मेरे पास 2 टाइप की 2 क्या है एटम है। अगर ये एटम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ध्यान देना इस वाले वर्ड पर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी करके और यहां पर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा आपका, A2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जो भी आपके एटम है ये एटम क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का। ये मॉलिक्यूल जो A2 मॉलिक्यूल है ये कब स्टेबल होगा, ये तभी स्टेबलाइज करेगा जब इस A2 मॉलिक्यूल की एनर्जी इन इंडिविजुअल एटम के कंपैरिजन में क्या होगी, लेस होगी। क्लियर है। जब भी आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उस वाली कंडीशन में ऑलवेज एनर्जी क्या होती है आपके, डिक्रीज होती है। और एक बात आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो केमिकल बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होता है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मीनिंग इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऑलवेज एनर्जी इज रिलीज। मीनिंग जब भी आपके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो कैसी प्रोसेस होती है, कीप इट इन माइंड, इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी आपके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उस वाली कंडीशन में ऑलवेज एनर्जी क्या होती है, रिलीज। और एनर्जी रिलीज होती है मीनिंग जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है। सेकंड वाली बात क्या है कि जब भी आपके मॉलिक्यूल बनेगा, जो भी मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी है वो इंडिविजुअल एटम के कंपैरिजन में क्या होगी, डिक्रीज होगी। तभी क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो आपको ये बात भी एक क्लियर कर लेनी चाहिए यहाँ से क्या, कि जब भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जब भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी तो क्या होती है आपकी, डिक्रीज। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। और जो भी आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। जो भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट वाली बात देखिए, यहां पर इस टाइप से क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो इसको मैं मेंशन कर सकता हूं, जो भी आपके इंडिविजुअल एटम है इनके बीच में क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल का। क्लियर है। तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग के दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एटम्स कन्वर्ट इन मॉलिक्यूल। क्लियर है। नेक्स्ट वाली जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि यहाँ पर जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको आप डिफाइन कैसे करोगे, तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द 2 और मोर एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल इज नॉन एज केमिकल बॉन्डिंग। मीनिंग केमिकल बॉन्डिंग में क्या है, जैसे यहाँ पर कंसीडर करो ये वाला ए एटम, ये वाला ए एटम, और इन दोनों एटम को जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल कौन सा है, A2 मॉलिक्यूल को आप कैसे मेंशन कर सकते हो, ए सिंगल बॉन्ड ऐसे। इस मॉलिक्यूल में जो आपके दोनों जो एटम है इसको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस मॉलिक्यूल में होल्ड करके रखता है उसी को क्या बोलते हो, केमिकल बॉन्डिंग। एक बार रिपीट कर देता हूं इसकी डेफिनेशन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द एटम विद इन द मॉलिक्यूल इज नॉन एज केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक अपन को यहाँ पर एक रिलेशन आपको मैं अंडरस्टैंड करा रहा हूँ। ये वाला रिलेशन है टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके काम में आएगा। तो रिलेशन देखो क्या है, तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड एनर्जी, शॉर्ट में लिख के चल रहा हूँ BE, बॉन्ड एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ के। क्लियर है। BL का मीनिंग क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ। और जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके स्टेबिलिटी के। मीनिंग जितनी मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी होगी उस वाले मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ग्रेटर होगी, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही डिक्रीज होगी। क्लियर है। और बॉन्ड एनर्जी जितनी ग्रेटर होगी मीनिंग बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मीनिंग जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही क्या होगा आपके बॉन्ड ऑर्डर, मीनिंग जो इसके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। और बॉन्ड एनर्जी जितनी ग्रेटर है स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बॉन्ड ऑर्डर की क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बॉन्ड लेंथ के क्या हो गया आपके
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सी? बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? तो ये आपको कुछ इनके रिलेशंस है, बॉन्ड एनर्जी है उसका अगर अपन रिलेशन देखिए, बॉन्ड लेंथ के साथ किस टाइप से रिलेट करेगा, स्टेबिलिटी के साथ किस टाइप से रिलेट करेगा, और बॉन्ड ऑर्डर के साथ किस टाइप से रिलेट करेगा। तो ये आपको बेसिक जो रिलेशंस है बॉन्ड एनर्जी का ये आना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ की तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपकी जो बॉन्ड ऑर्डर है उसके भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आइए अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। तो आइए देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए पहला स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन का, वो क्या आपको लर्न करवा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इट इज वेल नोन फैक्ट दैट एक्सेप्ट ऑफ इनर्ट गैस, मीनिंग जो केमिस्ट्री उसके अंदर जो इनर्ट गैस मीनिंग जो आपके 18 ग्रुप है जिसको आप नोबल गैस भी बोलते हो, उनके अलावा कोई भी आपका एटम हो वो अपनी इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर एग्जिस्टेंस नहीं रखता है। वो किसमें कन्वर्ट होना चाहता है? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना चाहता है। तो यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट ही क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इट इज वेल नोन दैट फैक्ट दैट एक्सेप्ट ऑफ इनर्ट गैसेज नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट, मीनिंग कोई भी आपका ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एग्जिस्टेंस कैसा हो? इंडिपेंडेंट हो। एटम्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, कौन सी कंडीशन की बात करें अगर अपन ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर देखें तो केवल नोबल गैसेज है जिनका क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, अदरवाइज ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका क्या हो? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल, मीनिंग जो मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो कौन सी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। विच आर क्लस्टर ऑफ एटम्स, और जो मॉलिक्यूल क्या होता है? क्लस्टर ऑफ एटम। हाउ डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एंड व्हाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड, सच डाउट्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। मीनिंग इस वाले चैप्टर में अपन ये डिस्कस करेंगे कि जो एटम है उन्होंने कंबाइन कर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों किया, और जो एटम के बीच में जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हुआ। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, ए मॉलिक्यूल विल ओनली बी फॉर्म्ड इफ इट इज मोर स्टेबल एंड हैज ए लोअर एनर्जी देन द इंडिविजुअल एटम, जो भी आपके इंडिविजुअल जो एटम है अगर उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल तभी आपका स्टेबलाइज कर पाएगा जब मॉलिक्यूल की एनर्जी तो क्या हो? लोअर एनर्जी हो, और स्टेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। ये रिलेशन देखो पिछली वाली जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने कंसीडर करवा दिया था। मीनिंग जो केमिकल बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज, और एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जो भी एटम है इन एटम के कंपैरिजन में इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी तो क्या होनी चाहिए? लोअर, और स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? हायर, तभी किसका फॉर्मेशन होगा? केमिकल बॉन्ड का। अब देखो नेक्स्ट वाली डेफिनेशन देखते हैं, इसको किस टाइप से डिफाइन किया है? केमिकल बॉन्ड, ए फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम टू होल्ड देम टूगेदर एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। क्लियर है? सेकेंड वाला स्टेटमेंट, इट इज यूनियन ऑफ टू और मोर एटम इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग देम, मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? जो भी आपके एटम्स है वो क्या करते? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते, इलेक्ट्रॉन को गेन करते, मीनिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, दिस प्रोसेस अब देखो इस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिक्रीज इन एनर्जी टेक्स प्लेस, मीनिंग यहाँ पर जब भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ऑलवेज क्या होगा? एनर्जी में क्या होगा? डिक्रीज होगा। एनर्जी में डिक्रीज का मीनिंग क्या है? डेल्टा एच है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके नेगेटिव। प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, डिक्रीज इन एनर्जी, मीनिंग जो भी आपकी एनर्जी में डिक्रीज होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, मीनिंग क्या हो जाएगा? एज वेल एज एनर्जी डिक्रीज देन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड विल बी इंक्रीजेज, मीनिंग अगर आप बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें और इसको एनर्जी से रिलेट करें तो दोनों कैसे होती है? आपकी जैसे क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीनिंग एज वेल एज एनर्जी डिक्रीजेज देन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। मीनिंग आप देखो इसको इस स्लाइड से आप रिलेट कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ग्रेटर देन होगा, मीनिंग जो भी आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये वाला यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्लियर है? जो भी आपके बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है? आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ध्यान रखना है।
ये नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, देयरफॉर मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम, और इसीलिए क्या होता है आपके जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम के कंपैरिजन में क्या होता है, स्टेबिलिटी ग्रेटर है। और इसका रीजन क्या है, रीजन इसने पहले मेंशन कर दिया, क्योंकि मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी तो क्या होती है, लोअर एनर्जी, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। देखो ये रहा, अगर लोअर एनर्जी है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते, कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर अपन को ये डिस्कस करना है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है एटम्स के बीच में, तो उसका क्या कारण है, क्या रीजन है, लॉजिक क्या है उसके पास। तो सबसे पहला देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा एटम्स के मिड में, तो वहां पर ऑलवेज क्या होगा, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। मीनिंग जब भी आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तभी होगा जब उसकी टेंडेंसी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करने की। क्लियर है। अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ को समझिए। यहाँ पर तो ये तो क्या हो गया आपके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। पहली बात तो ये देखिए, ये ग्राफ है किस किस के मिड में प्लॉट किया गया। तो ये आपके एक तो हो गया एक्स एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर तो कौन सा हो गया, दोनों एक्सिस है, एक तो आपके एक्स एक्सिस और सेकंड वाली कौन सी, वाई एक्सिस। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपके एक्स एक्सिस अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ और इसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ मैं, वाई एक्सिस। क्लियर है। तो एक्स एक्सिस पर तो मैंने किसको मेंटेन किया यहाँ पर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पर मैंने कौन सा लिया है, एनर्जी। और एनर्जी किस में लिया मैंने, किलो जूल पर मोल में। अब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते, ये देखो मैंने दो एटम कंसीडर कर लिया, जैसे ये वाला भी मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ए, और सेकेंड वाला भी क्या कंसीडर कर लिया, ए। जब इनके मिड में देखो डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा, तो किसी भी टाइप का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम करता जा रहा हूँ, क्लियर है, या अगर इस साइड आ रहा हूं तो डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज, और इस साइड जाऊंगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे अगर मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूं, तो इनके बीच में क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। और एक पोजीशन, एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जहां पर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो यही पर वो डिस्टेंस है जहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, केमिकल बॉन्ड का। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग देखो, आप जो एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कहां पर हो रही है, तो मिनिमम इसी पॉइंट पर हो रही है। तो जहां पर मिनिमम एनर्जी होगी वहीं पर किसका फॉर्मेशन होगा, आपके केमिकल बॉन्ड का। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, when two atoms approaches to each other, nucleus of one atom attracts the electron of another atom। क्लियर मीनिंग जो भी आपका एक एटम है, देखो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें न्यूक्लियस एटम नंबर 1 की, और ये हो गया आपका एटम नंबर 2 हो गया। क्लियर है। तो आपको अच्छे से पता है एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंड स्फेरिकल क्या होती है, ऑर्बिटल्स होती है। स्फेरिकल फॉर्म में क्या होती है, सेल्स होती है, और सेल्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। सेम टाइप से अगर ये भी आपका कोई भी एटम है, तो इस वाले एटम के भी सराउंड क्या होगा, स्फेरिकल फॉर्म में सेल्स होते हैं, और यहाँ पर सेल में क्या प्रेजेंट होती है आपके, इलेक्ट्रॉन। सेल में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला न्यूक्लियस और इस वाले एटम का जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया, ये वाला भी एक कंसीडर कर लिया, ये वाला भी एक कंसीडर कर लिया। देखो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, और इसकी जो सेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम बात यहाँ पर इस वाले न्यूक्लियस के और इस वाले इलेक्ट्रॉन में, इनमें भी कौन सा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। सेकेंड वाली बात, इलेक्ट्रॉन के मिड में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। मीनिंग एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो सेकंड जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, टू न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ द एटम्स रिपेल ईच अदर। अब देखो सेकंड वाले क्या बोल रहा है, ये वाला इस वाले एटम का न्यूक्लियस और सेकंड वाले एटम का न्यूक्लियस, इनके बीच में जो आपके फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स है। मीनिंग सेम चार्ज आ गया तो कौन सा लगता है, रिपल्सन, और आपके अपोजिट चार्ज के मिड में कौन सा लगता है, अट्रैक्शन। इसी टाइप से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है, मीनिंग सेम चार्ज है, तो यहाँ पर भी कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सन फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा। क्लियर है। और अगर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, आपके अट्रैक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मीनिंग मॉलिक्यूल डिक्रीज एंड ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। मीनिंग अगर मान लीजिए यहाँ पर जो दोनों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, अट्रैक्शन भी लग रहा है, रिपल्सन भी लग रहा है,
लेकिन डोमिनेट कौन कर जाता है? अगर अट्रैक्शन की जो आपके अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड अगर हाई है किसके कंपैरिजन में? रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन हो जाता है? आपके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? तो यहां पर देखो एक स्टेटमेंट बना दिया, अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। क्लियर है? नहीं, जितना मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा उतनी लोअर क्या होगी? एनर्जी होगी। और अपन को इजीली पता है कि जितनी लोअर एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो ये वाला जो रिलेशन है इंपॉर्टेंट है कि जो अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी के, एंड अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एनर्जी के। क्लियर है? तो ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, मीनिंग ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर है? नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब देखो ये अपन ने जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें अपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो टोटल अपने कंसीडर कर लिया है। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है उसके अंदर आता है अपने ऑक्टेट रूल। क्लियर, मीनिंग जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल की जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो जो स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करने का सबसे पहला जो मेथड है वो किसने दिया था? आपके लेविस एंड कोसेल ने, और इन्होंने एक रूल बताया था। उस वाले रूल को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं। क्लियर है? तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि ऑक्टेट रूल है, इसका मीनिंग क्या है, कौन से साइंटिस्ट थे उन्होंने ये वाला प्रोवाइड किया था, और इसका अपने पास एप्लीकेशन है क्या है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ऑक्टेट रूल। पहला स्टेटमेंट तो यही है कि ऑक्टेट रूल वाज गिवन बाय लेविस एंड कोसेल। लेविस एंड कोसेल नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कौन सा रूल गिवन किया? आपको कौन सा रूल प्रोवाइड किया? ऑक्टेट रूल। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखो, atom combine to complete an octet of electrons in their outermost orbital. Complete orbital represent to get most stable state. Hence, all atoms have a tendency to acquire octet, meaning s2 p6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। मीनिंग क्या बोल रहा है कि कोई भी आपका एटम हो, उस एटम की क्या टेंडेंसी होती है कि वो जो उसका आउटरमोस्ट सेल है, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है उसको एक्वायर करने की टेंडेंसी है s2p6 को। क्लियर है? क्योंकि ये वाला जो कन्फिगुरेशन है s2p6 वाला क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द ऑक्टेट में बी कंप्लीट इन फॉलोइंग मैनर। अब आपको मेथड बता रहे हैं कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो सकता है। सबसे पहला देखो एग्जांपल अगर मेंशन करें तो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, मीनिंग NaCl। अब ध्यान से समझना, सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? तो सबसे पहले तो देखो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन इस टाइप से होता है Na++Cl नेगेटिव। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने से किसका फॉर्मेशन होता है? आपके NaCl, जिसको आप सोडियम क्लोराइड बोलते हो। अब देखो यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, लेकिन इसने जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रह गया? 10। तो अगर इसके सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा सोडियम का? ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो गया सोडियम का। लेकिन अपने पास क्या है? सोडियम प्लस, नहीं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, रिमूव कहां से होगा? ये s वाला रिमूव हो जाएगा। अब तो यहां पर देखो इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड सेल में देखो 2s भी सेकंड सेल का है और 2p भी क्या है? सेकंड सेल का। सेकंड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 + 2 कितना हो गया? 8। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, Na+ बनेगा, तो इस 3s वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रिमूव। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं Na+ के? ये देखिए 2 then 8। मीनिंग फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल वाले में क्या है? 8। मीनिंग जब भी ये NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है तो जो सोडियम आपके Na+ की फॉर्म में गया है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कौन सा है? s2p6। देखो ये स्टेबल इसने गेन कर लिया, 2s2 2p6। सेम टाइप से जो क्लोरीन है इसके केस में क्या होता है? आपके क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो देखो क्या होता है, मेंशन कर देता हूं मैं। ये लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5। ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका कितना? 17 होता है। क्लियर है? तो यहां पर देखो अगर इसके आउटर मोस्ट सेल की बात करूं, फर्स्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड वाले में कितने हो गए? 8।
थर्ड वाले में कितना हो गया 2, और आपके जो थर्ड वाले में कितना हो गया 7, 3s और 3p दोनों कौन से है आपके थर्ड से एल किया, तो 5 2 कितना हो गया 7, मीनिंग इसको 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन कहां से करेगा, जो सोडियम ने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। ये जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था इसको क्लोरीन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl नेगेटिव में। तो Cl नेगेटिव का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मेंशन करना चाहो, फर्स्ट सेल में कितने हो गए 2 हो गया, सेकंड वाले में कितना हो गया 8 हो गया, और थर्ड वाले में भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा Cl नेगेटिव के अंदर। तो आप यही तो देख रहे हो कि जब भी आपका जो मॉलिक्यूल बन रहा है जो सोडियम और क्लोरीन एटम के कंबाइन होने से बनेगा NaCl, तो NaCl किस फॉर्म में एक्चुअली में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की फॉर्म में। तो Na प्लस हो चाहे से Cl नेगेटिव हो, दोनों केस में देख लिया जब भी Na प्लस का फॉर्मेशन होगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 2 8 का, और जब भी क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर रहा है 2 8 8 को, क्लियर है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक सोडियम है वो तो क्या कर रहा है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन क्या कर रहा है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीनिंग सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है S2p6 वाला, और क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कौन सा कर रहा है S2p6 वाला, क्लियर है। तो पहला तो ये हो गया, इसको अपन बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इस टाइप का जो बॉन्ड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है, मीनिंग मेटल तो क्या करता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल क्या करता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपन कौन सा बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्लियर है। तो पहला देखो, पहला मेथड क्या बोल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मेथड के अंदर कैसे ऑब्टेन करेगा ऑक्टेट को, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। मीनिंग जो सोडियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दिया, और वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिया क्लोरीन ने। मीनिंग सोडियम ने कंप्लीटली क्या कर दिया इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और क्लोरीन ने क्या किया इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, दोनों किसको ऑब्टेन कर रहे हैं ऑक्टेट को ऑब्टेन कर रहे हैं, क्लियर है। सेकंड वाला देखो और क्या मेथड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। सेकंड वाला मेथड है जिसमें क्या करती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। जैसे पहला एग्जांपल मेंशन किया आपके क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अगर इनकी बात करो तो देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अभी बताया मैंने 3s2 3p5, मीनिंग टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 3s2 3p5 सबसे आउटर मोस्ट वाला यही तो है जहां पर n मीनिंग जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हाई होती है वही उसका क्या होता है आउटर मोस्ट शेल होता है। तो ये 3 और ये भी 3, तो मीनिंग आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता हूँ 2 2 4 2 6 और ये 7। सेम टाइप से इधर भी क्लोरीन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 2 2 4 2 6 और ये एक रहा आपके 7 वाला, क्लियर है। अब आपको क्या होगा यहाँ पर शेयरिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इलेक्ट्रॉन की क्या करनी पड़ेगी शेयरिंग, मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पार्टिसिपेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से पार्टिसिपेट करेगा। दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता। अगर डबल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो डबल बॉन्ड, अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो कौन सा बन जाता ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर आप बात करेंगे किसकी, क्लोरीन के ऑक्टेट की, अगर आप बात करोगे किसके क्लोरीन के ऑक्टेट की, तो अगर इस क्लोरीन के ऑक्टेट की अगर अपन बात करेंगे तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 4 6 7 और 8, क्योंकि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है अब वो किसमें इंक्लूड होगा आपके क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि यहाँ पर किससे बना है ये वाला बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन हुआ है। ठीक टाइप से देखो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या सीन हो जाएगा, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो देखो 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन मेंशन करने, तो 1 2 3 4 एंड 5। सेम टाइप से सेकंड वाला नाइट्रोजन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 4 5। तो इस वाले नाइट्रोजन के पास कितनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने का चाहिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी 3 इलेक्ट्रॉन की, मीनिंग कौन सा बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर आप इसके ऑक्टेट की बात करो तो देखो कितना देगा 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऑक्टेट में काउंट होंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी काउंट होंगे और इस वाले नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी क्या होगी काउंट होगी। फिर एग्जाम्पल मेंशन किया आपके ऑक्सीजन का, तो देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6
सेकेंड वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर इसके ऑक्टेट की बात करूं तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस वाले ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आउटर मोस्ट शेल है उसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय ओनली वन एटम। तीसरा जो आपके मेथड बता रहा है उसके अंदर केवल एक ही एटम है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। जैसे यहाँ पर बात करते हैं अपन अमोनिया और प्रोटॉन की, तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से रिएक्शन होती है ये वाली। अमोनिया का मीनिंग क्या हो गया? NH3। क्लियर है। और साथ में किसके साथ है? प्रोटॉन। और आपको अच्छे से पता है कि जो प्रोटॉन है उसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 0, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? अगर प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा मीनिंग उस इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? डोनेशन। किसका फॉर्मेशन हो गया? H+ का। तो यहाँ पर इसका क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 0। और आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड, हाइड्रोजन फॉलो डबलेट रूल एंड S एंड P ब्लॉक एलिमेंट फॉलो ऑक्टेट रूल। नहीं, S और P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, जबकि आपका हाइड्रोजन वो कौन से रूल को फॉलो करता है? डबलेट रूल। मीनिंग इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाली कंडीशन में कितने? 0। तो देखो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, पहली बात हो, क्योंकि देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 3 यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड में हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 4 6 और ये क्या हो गया? 2 8। मीनिंग जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट डबलेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर को किसमें डोनेट कर देगा? जो आपका प्रोटॉन है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में। मीनिंग यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है इस वाले बॉन्ड को बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अभी जो नेक्स्ट वाली जो अपन लेक्चर होगा उसके अंदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखेंगे, वहां पर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन सा वीक बॉन्ड है, इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे।